क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फ्रिक्शन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स किस तरीके से समझे जा सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन क्या है? हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक रफ ग्राउंड है और इस रफ ग्राउंड के ऊपर हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है, सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की और हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है, तो म्यू के की वैल्यू 0.2 के बराबर है। ऑब्जेक्ट का वेट है 6 kg। तो हमारे पास यहाँ पर मुझे ये चीज अब अंडरस्टैंड करनी है कि नंबर वन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हमारे पास इस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी, तो देखते हैं। हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस करें ध्यान से, तो ऊपर की तरफ मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा और नीचे की तरफ मेरे पास 16 न्यूटन आ जाएगा और यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लग जाएगी। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू एन के बराबर, अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन के बराबर, म्यू इंटू एन। म्यू मेरे पास 0.2 और एन किसके बराबर है, ये 60 के बराबर है, and this will be equal to 12 न्यूटन। और ये हमारे पास यहाँ पर 12 न्यूटन के बराबर। अगर हम देखें तो ये फोर्स हमारे सिस्टम को रन करने के काम आती है और फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास हमारी मोशन को अपोज करने के काम आती है। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स upon the mass 6 kg. So this will be 8 upon 6 or this will be 4 by 3 meter per second per square. Number two, हमारे पास what is the distance covered, what is the या फिर हम कह सकते हैं बच्चे what is the, आपके पास यहाँ पर distance covered, what is the distance या displacement covered in 2 seconds। इन आपके पास यहाँ पर 2 seconds, हम 2 seconds के अंदर कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे। S is equal to ut प्लस ऑफ कितना आ जाएगा, हाफ at प्लस। क्योंकि हमारे पास ये बॉडी रेस्ट से चल रही है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ at का स्क्वायर और इस वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, हाफ, एंड एक्सेलरेशन की which is a 4/3 into t का स्क्वायर, तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 into 4 16 upon 6 और this will be equal to 2 पॉइंट ऑफ आपके पास 6 मीटर के आसपास का डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ अब आपको फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना आना चाहिए कि फ्रिक्शन कितनी लगी। और फ्रिक्शन दो तरह की होती है, लिमिटिंग और स्टैटिक लिमिटिंग और काइनेटिक, आई एम सॉरी 3 तरह की हो जाती है। लिमिटिंग एक बॉर्डर है जिसके ऊपर आकर मुझे पता लगता है कि मेरे पास अब मैं कौन सी फ्रिक्शन लगाऊंगा, स्टैटिक लगाऊंगा या काइनेटिक लगाऊंगा। अगर अप्लाइड फोर्स मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, वो कब होगा, जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से छोटी हो जाए। अगर मेरे पास अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से बड़ी है तो उस केस के अंदर बच्चा हमारे पास क्या होगा, बॉडी चलेगी और बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। ये बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर बात बैठ जानी चाहिए। लिमिटिंग से डिसाइड होता है कि बॉडी चलेगी तो कैसे चलेगी, और बॉडी अगर हमारे पास चल रही है तो कौन सी फ्रिक्शन लगेगी, और अगर नहीं चल रही है तो कौन सी फ्रिक्शन लगेगी। नेक्स्ट, यही चीज हमारे पास किसी और तरीके से भी आ सकता है। आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको यहाँ पर देखना है। और बच्चा अगर कोई बच्चा नोट कर रहा है तो मुझको बता सकता है, और नहीं तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आपको कोई तकलीफ होगी बच्चे से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें टेंशन लेके ये नहीं नोट हो पाएगा तो क्या होगा, कोई ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट वन बच्चा, हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, अगर हम फोकस करें, मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है यह हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल मेरे पास आ गया 60 डिग्री का।
ये 60 डिग्री का एंगल है। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया हुआ और ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पर मान लो 8 kg की। यहाँ पर मेरे पास म्यू, आपके पास के की वैल्यू, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 के आसपास है, 0.2 के आसपास है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी जो सिस्टम चला सकती है, तो आपके पास नेट जो फोर्स होती है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाती है, 8G के बराबर। और यहाँ पर इसके फोर्सेस के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक 8G आपके पास साइन ऑफ 60 डिग्री और दूसरा 8G कॉस ऑफ 60 डिग्री। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर है, 8G कॉस ऑफ 60 डिग्री के बराबर। फोकस करना, यहाँ पर आपके पास ग्रेविटी की वजह से कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटी की वजह से जो इसको नीचे खींचना चाहती है, 8G साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 √3/2 होता है, 8G √3/2 और ये मेरे पास यहाँ पर 4 × 10 ये कैंसिल हो जाएगा, इनटू मेरे पास 1.7 √3 की वैल्यू और 4 × बच्चा हमारे पास 1.117 आ जाएगा। और मेरे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये बच्चे 8 है और ये बच्चे आपके पास 2 आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस विल बी 68 न्यूटन। ग्रेविटी इसको 68 न्यूटन से नीचे खींच रही है। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन अब mg के बराबर नहीं है, 8G cos of 60, 8G cos of 60, cos 60 हाफ होता है तो ये 40 आ जाएगा। और फिर मेरे पास देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स, अब काइनेटिक फ्रिक्शन कितने के बराबर है, म्यू के इंटू एन, यानी कि 0.2 × 40। शाबाश, अगर मैं सॉल्व करता हूं तो बताओ कितने की फ्रिक्शन है, 8 न्यूटन की। हमारे पास यहाँ पर इस पे जो फ्रिक्शन लग रही है वो मेरे पास कितने की लग रही है बच्चे, 8 न्यूटन की लग रही है, 8 न्यूटन की। ये फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास पीछे 8 न्यूटन की और ये फोर्स कितने की लग रही है, 68 न्यूटन की। अब बताओ ये बॉडी कहाँ की तरफ को एक्सेलरेट करेगी, नीचे। क्या मैं कोई नई चीज करवा रहा हूं, नहीं, मैंने जितनी चीजें आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कराई ये मेरली बच्चा हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है, ये हमारे पास उसकी एप्लीकेशन है, इससे ज्यादा बच्चा हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हमारे पास 68 फोर्स है, -8 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये बताओ ये बॉडी कैसे गिरेगी, आपके पास 60/8 और दिस विल बी 7 पॉइंट, जो हमारे पास 7 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर आ गया। कोई ऐसी चीज है ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी हमको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। शाजिया पता लग रहा है ना बच्चे तेरे को, ये हमको ऑलरेडी पता है, सपोर्ट माइनस अपोज मास इनटू एक्सेलरेशन, वही तो कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुझे यहाँ पर साथ साथ के अंदर एक फ्रिक्शन फोर्स भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट वन फिर हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक हमने ऐसे ऊपर रख दिया, ये देखिए ये ब्लॉक रख दिया, ये हमारे पास 1 kg का ब्लॉक है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू मेरे पास 0.3 और ये काइनेटिक है आपके पास, ये आपके पास। और टीचर अगर ना बताए तो आपने उसको काइनेटिक ही मान के चलना, याद रखना। ये हमारे पास नीचे एक और मास है, ये नॉर्मल रिएक्शन n आ गया और ये हमारे पास यहाँ पर नीचे आ गया और हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास आ गया 1G, या हमारे पास यहाँ पर 1G आ गया आपके पास और हमारे पास यहाँ पर 1G की वैल्यू आ गई। यहाँ पर मेरे पास नीचे 2 kg का मास लगा हुआ है, 2 kg का। अब टीचर बोलता है इसकी एक्सेलरेशन बताओ, अब तो फ्रिक्शन भी आ गई। नीचे मेरे पास 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है,
रस्सी में टेंशन टी आ जाएगी, रस्सी में टेंशन टी आ जाएगी, रस्सी में टेंशन टी, और ये टेंशन टी। ये जो हमारे पास यहाँ पर मास है, यह आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, इस पे फ्रिक्शन हमारे पास यहाँ पर पीछे लग जाएगा। देखिए, अगर टीचर एक्सेलरेशन पूछता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है, अगर टीचर सिस्टम को रेस्ट पे रखना चाहता है तो उसके अंदर या तो लिमिटिंग लग रही होगी या स्टैटिक लग रही होगी, इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन विल बी म्यू के इंटू एन। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन 10 न्यूटन के बराबर है, एंड देयरफॉर मेरे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो आपके पास किसके बराबर है, म्यू के इंटू एन, यानी कि 0.3 इंटू 10, यानी कि कितने की फोर्स लग रही है, शाबाश बताओ, 3 न्यूटन की। अब 3 न्यूटन की फोर्स इस बॉडी के मोशन को क्या कर रही है बच्चे, अपोज कर रही है, और 20 न्यूटन की फोर्स इस बॉडी को क्या कर रही है बच्चे, सपोर्ट कर रही है। अब पहले ये 3 न्यूटन की फोर्स नहीं होती थी, अब लगने लगी। ये बच्चा हमारे पास इसकी मोशन को सपोर्ट कर रही है, और ये बच्चा आपके पास आगे जा रहा है। पहले हम पीछे कोई फ्रिक्शन नहीं देखते थे। अब बताओ एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ जाएगी, 20 सपोर्ट माइनस 3 अपोज अपॉन टोटल मास 2 प्लस ऑफ 1, तो आपकी एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ गई, 17/3, और दिस विल बी 5.6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। क्या मुश्किल हुआ, कुछ मुश्किल नहीं, हमारे पास कुछ मुश्किल है ही नहीं, सिर्फ एक नई चीज आ गई है कि अब आपको फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी, बाकी तो सब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जैसा। तो आपको यही तो बोला गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को अगर समझ के तो इस चैप्टर में है क्या, ये चैप्टर तो बच्चे खत्म है, सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, यही तो पता होनी चाहिए। अब टीचर अगर टेंशन निकालने को बोलता है तो हम इस बॉडी को देख लेते हैं, क्या इक्वेशन बन जाएगी, शाबाश बता दो, 20 माइनस टी, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5.6, तो 20 माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 11.2, और टेंशन टी इज इक्वल टू 20 माइनस 11.2, और टेंशन टी इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आपके पास 18 पॉइंट आपके पास 8, ये हमारे पास टेंशन टी आ जाएगी। ये एकदम से बच्चा हमारे पास यहाँ पर टेंशन टी आ जाएगी, कोई बहुत मुश्किल चीज ही नहीं। तो सबसे पहले आपको ये अपने ऊपर आज ये चीज आपको एम्फसाइज करनी है कि भाई मुझे फ्रिक्शन अगर निकालनी है तो फ्रिक्शन की मुझे पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन क्या, और यहाँ पर अगर टीचर स्टेबिलिटी की बात कर रहा है तो जो म्यू गिवन होगा, रेस्ट की बात करता है तो जो म्यू गिवन होगा वो स्टैटिक का होगा, और टीचर अगर मोशन की बात है तो जो म्यू गिवन होगा वो हमारे पास काइनेटिक। इस पॉइंट को दिमाग में रखना। नेक्स्ट सॉरी बच्चे, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा मैं इसके पास आके लिख पाऊंगा, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही थी लिखने के अंदर, डिजिटल पैड आज थोड़ा सा दूर था। तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई। अब बेटा बात तो है बच्चे कि जितनी मर्जी मुश्किल प्रॉब्लम ले आओ और जितनी इजी प्रॉब्लम लेके आओ, क्योंकि प्रॉब्लम का कंटेंट तो अब यहीं से बनना शुरू होगा। हमारे पास यहाँ पर मान लिया जाए कि आपके पास फिर एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये कि ये मेरे पास एक रफ सरफेस है, ये आपके पास एक रफ सरफेस है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, v मीटर पर सेकंड। यहाँ पर अब पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है जो कि आपके पास म्यू के इंटू एन होगी, और एन आपके पास किसके बराबर है, mg के बराबर। और टीचर मुझे क्या बोलता है, कैलकुलेट द डिस्टेंस, calculate the distance covered, calculate the distance covered, calculate the distance covered by the body before coming to rest, by the body before coming to rest, before coming to rest, before coming to rest, before coming to rest, रेस्ट में आने से पहले इस बॉडी ने बच्चा हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर किया हो, तो डिस्टेंस है, टाइम तो बोला नहीं, तो लेट द डिस्टेंस बी इक्वल टू एस।
तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर v square minus u square is equal to 2a into s। बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, 0 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी v का स्क्वायर 2 इंटू एक्सेलरेशन। अब ये नेगेटिव है क्योंकि फ्रिक्शन मेरे मोशन को अपोज करेगी, माइनस फ्रिक्शन ऑफ फोर्स अपॉन मास इंटू डिस्टेंस क्या आ गया s। नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया कैंसिल, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg होती है क्योंकि n के बराबर है, डिवाइडेड बाय m इंटू s कैंसिल हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर किया वो किसके बराबर है, v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इंटू g। तो डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास किसके बराबर है, v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इंटू। ये वो डिस्टेंस है जिसको कवर करने के बाद ये बॉडी रुक जाएगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे पास सारी सिचुएशन पता है। हमारे लिए तो न्यूटन का सेकंड लॉ ही तो है जो चल रहा है बच्चे हमारे पास, ये न्यूटन का सेकंड लॉ ही है। आपने क्या किया, सिर्फ एक नई फोर्स ढूंढ ली जो कि नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रही है। अब हर सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग हो जाएगा, ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, ये mg हमेशा नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना, हमेशा ये mg नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ये हमेशा आपके पास mg नहीं होता। ये कभी भी बच्चे याद रखना mg के बराबर नहीं होता है। ये mg cos थीटा भी हो सकता है, ये आपकी एक्सटर्नल प्रेसिंग फोर्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन बच्चे इसको अगर हर बच्चा हमेशा n इजिकल टू mg लिखेगा तो वो गलत हो जाएगा। कई बच्चों से अगर पूछा जाए फ्रिक्शन किसके बराबर है, बच्चा बोल देता है म्यू mg, ये रॉन्ग है। फ्रिक्शन म्यू mg नहीं होती, फ्रिक्शन म्यू इंटू n होती है। और ये n बच्चे हमारे पास में बी इक्वल टू mg, में बी इक्वल टू किसके बराबर है mg। ये mg के बराबर हो सकती है, होगी कंपल्सरी नहीं है पर हो सकती है, हो सकती है। ये पॉइंट आपने दिमाग में रखना, ये n के बराबर हो सकती है। ये बच्चे mg के बराबर हो सकती है, mg cos थीटा के बराबर हो सकती है। इसको कभी भी बच्चे आपने फेस वैल्यू पे, ये नहीं कि बच्चे ये mg है, इसको कोई भी बच्चा बोलेगा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर फिर एक सिचुएशन आ जाती है, फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसे ब्लॉक है बच्चे, और ये ब्लॉक के नीचे बच्चे हमारे पास एक टायर लगा हुआ है, ये बच्चा आपके पास मूव कर रहा है। इस ब्लॉक के आगे भी हमने एक ब्लॉक को रख दिया हुआ है ऐसे, पर ये कनेक्टेड नहीं है, बस रखा हुआ। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये स्मॉल मास है और ये कैपिटल मास है, और इनके बीच में म्यू जो है हमारे पास, म्यू ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, यह हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन म्यू। अब टीचर क्या बोलता है कि हमारे पास जब आप बड़े मास को जब आप बड़े मास को एक्सेलरेट करते हो, जब आप बड़े मास को एक्सेलरेट करते हो तो ये मास नीचे नहीं गिरता, जबकि इस मास के ऊपर वेट अगर mg नीचे लग रहा है तो इसको नीचे गिर जाना चाहिए। पर ये नीचे क्यों नहीं गिरता, इसकी वजह हमको ढूंढनी है, मैं समझाता हूँ ये नीचे क्यों नहीं गिरता। जैसे ही ये मास एक्सेलरेट होता है बड़े वाला, छोटे मास के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगने लग जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इस स्यूडो फोर्स की वजह से इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है, और इस कांटेक्ट से क्या डेवलप हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हो गया, कांटेक्ट हो गया, इसकी वजह से फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगी। अगर इस बॉडी पे लगने वाली फ्रिक्शन म्यू इंटू एन अपवर्ड हो जाए और वो mg को क्या कर जाए, बैलेंस कर जाए, तो ये बॉडी नीचे नहीं गिरेगी। ये बॉडी नीचे क्यों नहीं गिरेगी, क्योंकि हमारे पास म्यू एन किसके बराबर है, mg। अब यहाँ पर n किसके बराबर है, ये सूडो फोर्स के बराबर है m। तो म्यू इंटू मेरे पास आ गया me इज इक्वल टू mg, m से m कैंसल, तो इसकी एक्सेलरेशन की ये नीचे ना गिरे,
जी अपॉन म्यू। और ये सच भी होता है, ये सच भी होता है। एक बात बताओ, कई लोग अपनी कारों के बोनेट पे बैठ के ट्रेवल करते हैं, तो वो गिर क्यों नहीं जाते हैं? वो गिर क्यों नहीं जाते हैं? जैसे कार आगे एक्सेलरेट होती है, उनके पीछे ऐसे धक्का लगता है। जैसे मेरा धक्का लगा यहाँ पर, तो मेरा पीछे के साथ क्या डेवलप हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से मेरी पीठ पे जो फ्रिक्शन लग रही है, वो मुझे नीचे गिरने से बचाती है। क्या ये रियलिटी है? बिल्कुल भाई, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। ऐसा ही होता है कि आपके ऊपर सूडो फोर्स लगती है जब आप अपनी सीट से जाके टकराते हो, जब गाड़ी एकदम से ब्रेक लगती है, या एकदम से आप एक्सेलरेट, आप पीछे टकराए, तो जैसे आप अपनी सीट से टकराए, आपके और सीट के बीच में क्या डेवलप होगी? नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन MA के बराबर होगी, सूडो फोर्स के बराबर, क्योंकि सूडो फोर्स ने आपको प्रेस करवाया, उससे प्रेसिंग हो रही है। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन म्यू इंटू एन है। फ्रिक्शन ऊपर क्यों लगेगी? क्योंकि छोटे मास की टेंडेंसी नीचे गिरने की है, तो फ्रिक्शन उसको रोक के रखते हैं, आप बड़े आराम से ले जाओ इसके आगे। और ये रियलिटी है। ये आपको समझाने का तरीका है कि एन हमेशा mg के बराबर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या करता है? mg से mg को कैंसिल कर देता, बोलता है म्यू 1 आ गया, तो आंसर आता ही नहीं, एक्सेलेरेशन आती नहीं, बच्चे को दिमाग में पता ही नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। नेक्स्ट वन बोलो। सर एन इज इक्वल टू एम में क्या होगा यहाँ पे? क्या बेटा? मैंने कहा सर एक्सेलरेशन हो रही है तो एन इज इक्वल टू एम में कैसे ले लिया? क्योंकि बच्चे इस छोटी बॉडी के ऊपर आपके पास एक स्यूडो फोर्स लगेगी। जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, ये गाड़ी है, और आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, गाड़ी एकदम से एक्सेलरेट होती है आगे, तो बताओ बच्चे, आप कहाँ की तरफ को जाते हो? आगे की तरफ या पीछे की तरफ? बताओ, शाबाश। पीछे से। पीछे की तरफ है ना। ये तो बच्चे बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है बच्चे हमारे पास। ये देखो, ये बच्चे आपके पास नीचे नहीं गिर रहा है, ये आप अपने हाथ पे ऐसे इसको रखो, ये नीचे गिर रहा है आपके पास। लेकिन अगर मैं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये नीचे गिर रही है आपके पास, क्योंकि एनफ फ्रिक्शन नहीं है। और ये देखो, अब नीचे नहीं गिरेगी। ये देखो, इसको ऐसे करके वर्टिकल भी अगर हम लेके जाएं, तो इसके गिरने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ये देखो, ये बहुत, जब क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो जाती है ना, क्योंकि स्क्रीन कम है। अगर स्क्रीन बहुत ज्यादा है तो मैं इसको, ये देखो, ये आपके पास नीचे नहीं गिरेगी। ये पेन एक केस में नीचे नहीं गिर रहा है और इस केस में नीचे गिर रहा है। इसकी वजह क्या बच्चे हमारे पास? आंसर है स्यूडो फोर्स। जब मैं अपने पेन के ऊपर इस हाथ को आगे लेके जाता हूं, तो इस पेन पे स्यूडो फोर्स लगती है जो इसको प्रेस करती है। इसके प्रेसिंग की वजह से इनके बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हो जाता है। ऐसे बहुत सारी, एक थोड़ी ना बच्चे, हजारों केसेस हैं बच्चे हमारे पास इसके। आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। ये चीज है बच्चे, ये कागज है बच्चे हमारे पास, ये देखो नहीं गिरेगा। ये कागज है बच्चे, ये अभी आपके पास नीचे गिर गया ना, अब मैं इस कागज को अपने हाथ पे रखता हूँ, ये नीचे नहीं गिरेगा। क्यों नीचे नहीं गिर रहा? और ये कागज क्या करता है? इसकी टेंडेंसी कहाँ पर जाने की होती है? नीचे। और जैसे ही सूडो फोर्स लगती है, ये प्रेस होता है, प्रेस से नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हो जाता है। मैंने उसके ऊपर एक्शन किया, किससे बच्चे? आपके पास सूडो फोर्स से। उसने बदले में मुझे क्या दिया बच्चे? तो नॉर्मल रिएक्शन दी, है ना। तो मैंने ऐसे करके उसके ऊपर ऐसे प्रेसिंग हुई, तो बदले में कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट से नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है करमन जी? तो इस वजह से बच्चे नॉर्मल रिएक्शन MA के बराबर होता है। ये अब हमको बड़ी जल्दी सीखना पड़ेगा। लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट होती है, कांटेक्ट है ना, हम जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होती है तो वेट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लिफ्ट का फ्लो हमें दबाना चाहता है, दबाना चाहता है। और लिफ्ट जब नीचे गिरती है तो हमसे कांटेक्ट छोड़ना चाहता है, वो कांटेक्ट छोड़ना चाहता है। इस वजह से हमारा वेट वहां पर कम है। यहाँ पर पीछे वाली जो गाड़ी है वो एक्सेलरेट होके आपके साथ एक प्रेशर बना रही है। तो अब यहाँ पर आप बैठो, आपको क्या लगेगा? आपको जैसे किसी ने उसके साथ चिपका दिया। किसने चिपकाया? सूडो फोर्स ने। जो बड़ी गाड़ी वाला पर्सन होगा, वो छोटे मास को अपने पास एक्सेलरेट होता हुआ देखेगा। हाँ या ना? बताओ मुझे करमन जी। बड़ी गाड़ी का जो ऑब्जर्वर होगा, वो जैसे एक्सेलरेट होगा, तो इस पे बैठ के देखो, इसको एक छोटा मास क्या होता नजर आएगा? एक्सेलरेट होते अपने के साथ चिपकता हुआ नजर आएगा। तो बोलेगा ये सूडो फोर्स से मेरे पास आया,
मेरे साथ कांटेक्ट बनाया तो मैंने इसको नॉर्मल रिएक्शन दे दिया, आया ना? यस सर। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। तालियां बहुत बजवा दी आज तुमने में से। सो हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई। नेक्स्ट वन बच्चे, हमारे पास फिर बहुत सारा केस आपके पास आ जाता है। जैसे कि हमारे पास बच्चे ये कटोरी है, ये बच्चे हमारे पास एक कटोरी है। इस कटोरी का रेडियस हमारे पास आर के बराबर, ये एक हेमिस्फीयर आपके पास रफ बाउल है, ये हमारे पास इसका एक सेंटर है, और हमारे पास यहाँ पर ये सेंटर के नीचे बिल्कुल एक इंसेक्ट है। यहाँ पर बच्चे हमारे पास एक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है, और ये हमारे पास वो आ गया। धीरे धीरे बच्चे हमारे पास क्या होगा, ये इंसेक्ट ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा, ये ऊपर चलना स्टार्ट होगा, ये इंसेक्ट आपके पास ऊपर चलना स्टार्ट होगा। ये एंगल हमारे पास यहाँ पर थीटा। मास ऑफ द इंसेक्ट, जो मास ऑफ इंसेक्ट है बच्चे वो हमारे पास किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू एम के। कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, ये हमारे पास म्यू के बराबर है। द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, ये हमारे पास म्यू के बराबर है। और हमको बताना है क्या बच्चे, द सेफेस्ट हाइट, question mark, the safest height up to which this insect can move, this insect can move, this insect can move। ये इंसेक्ट आपके पास कौन सी सेफेस्ट हाइट तक मूव कर सकते हैं। और हमारे पास इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है बच्चे, जो रेडियस है वो हमारे पास आर के बराबर है। इसका रेडियस हमारे पास यहाँ पर आर के बराबर है। तो ये कौन सी हाइट तक बच्चे हमारे पास यहाँ पर जा सकते हैं, सेफेस्ट हाइट। अब ध्यान से समझते हैं, अगर ये इंसेक्ट इस वक्त ये एंगल थीटा पे, तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, एक नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा इसके ऊपर वेट लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, ये हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन और ये वेट mg। मेरे पास यहाँ पर mg के कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, शाबाश बताओ। एक ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा और एक आपके पास ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा। एक कंपोनेंट बच्चा हमारे पास ऐसे और ये कंपोनेंट ऐसे। अब ध्यान से समझो, अगर ये एंगल थीटा है तो पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी से ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, mg cos ऑफ थीटा। और यहाँ पर बताओ कौन सा बन जाएगा, शाबाश बताओ, mg sin ऑफ थीटा। अब एक बात बताओ बच्चे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, शाबाश बताओ, mg cos ऑफ थीटा। पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ पर अगर कोई फ्रिक्शन लग भी रही होगी तो वो किसके बराबर हो जाएगी, म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू mg cos ऑफ थीटा। ठीक। अब ये इंसेक्ट अगर अपवर्ड जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसके पांव पे फ्रिक्शन कहाँ की तरफ को लग रही होगी, अगर ये इंसेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसके पांव पे फ्रिक्शन कहाँ लग रही होगी, ऊपर या नीचे, ऊपर। ऊपर ही लगेगी, क्योंकि इंसेक्ट जब ऊपर जाएगा तो वो इस तरीके से अपने पाँव को पीछे करते हुए ऊपर जाएगा, ऐसे, ये ऐसे पीछे, ये जमीन, इसके रिलेटिव मोशन पीछे होगी। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से बच्चे हमारे पास ये इंसेक्ट बेसिकली ऊपर चलता जाता है। लेकिन अभी तो बच्चे यहाँ पर कहानी शुरू हुई, यानी कि फ्रिक्शन है म्यू mg cos ऑफ थीटा। अब नेक्स्ट बताओ, एंगल बढ़ने के साथ कॉस बढ़ता है कि साइन बढ़ता है, साइन बढ़ता है। इसका मतलब जैसे जैसे ये इंसेक्ट ऊपर जाता जाएगा फ्रिक्शन का इंपैक्ट वीक होता जाएगा और बच्चे वेट का कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद ये इंसेक्ट जैसे ही एक पांव ऊपर धरेगा साइन बढ़ जाएगा, कॉस कम हो जाएगा और ये इंसेक्ट नीचे गिर जाएगा। आया ना, ऐसा होता भी है। आपने कभी देखा है इंसेक्ट चढ़ते 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 नीचे गिर जाते हैं, वो क्यों गिर जाते हैं, इसी वजह से गिरते। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर एक कोई एंगल आएगा जिसके बाद इंसेक्ट बच्चे ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके बाद साइन थीटा बढ़ जाएगा, कॉस थीटा वीक और ये इंसेक्ट नीचे आकर गिर जाएगा। जी
पहले तो ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये पॉइंट क्लियर है बच्चे, हाँ या ना? ये पॉइंट क्लियर है, यस और नो? अच्छा, अब यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त हमारे पास ये हाइट है जहां तक ये सेफेस्ट चल सकता है। अब ये हाइट निकाले कैसे? ये भी रेडियस है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, शाबाश बताओ, आर कॉस थीटा। ये मेरे पास आर कॉस थीटा। तो जिस हाइट तक ये पर्सन ऊपर जा सकता है, बताओ उस हाइट की वैल्यू किसके बराबर है? आर माइनस आर कॉस थीटा, हाँ या ना? ये सेफेस्ट बच्चे सिर्फ इस हाइट तक, क्योंकि ये इसी हाइट तक, यहां से इस हाइट तक बच्चे ये ऊपर जा सकता है। उसके बाद साइन थीटा बढ़ जाएगा, कॉस थीटा वीक हो जाएगा और ये दोबारा से नीचे गिर जाएगा। ये दोबारा से बच्चे आपके पास नीचे गिर जाएगा। तो ये h मुझे निकालना है, आर माइनस आर कॉस थीटा। पर निकलेगा कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ना। ये मेरे पास O पॉइंट है और ये मेरे पास A पॉइंट है। अब ध्यान से समझना, एट पॉइंट A, एट द पॉइंट A, अगर मैं A पॉइंट की बात करूं तो यहां पर क्या चीज आ जाए, एट द पॉइंट A। आपके पास A पॉइंट के ऊपर मेरे पास क्या आ गया, शाबाश ध्यान रखना, म्यू mg cos ऑफ थीटा, जो ऊपर फोर्स लग रही है, ये इस वक्त एग्जैक्टली mg sin थीटा के बराबर हो चुकी है। इस ए पॉइंट से पहले फ्रिक्शन बढ़ी थी, mg sin थीटा वीक था। इस पॉइंट पर दोनों बराबर हो गए और इसके बाद क्या होगा, साइन बढ़ जाएगा और कॉस वीक हो जाएगा और उसके बाद बच्चे ये इंसेक्ट नीचे गिर जाएगा। ये पॉइंट है, यहां तक बच्चे आराम से पहुंच जाएगा। यहाँ पर धीरे 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 अप्लाइड फोर्स बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और अब ये बढ़कर किसके बराबर हो चुकी है बच्चे, हमारे पास म्यू mg cos थीटा। ये फ्रिक्शन को आप एनकाउंटर करना स्टार्ट कर दिए, तो हमारे पास mg से आपके पास mg कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ म्यू किसके बराबर आ गया, शाबाश बताओ, टेंजेंट ऑफ थीटा। म्यू हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा। पर मेरे पास हाइट किसके बराबर है, शाबाश बताओ, आर माइनस आर कॉस थीटा। मेरे पास हाइट किसके बराबर है, आर माइनस आर कॉस थीटा। और ये बॉडी कहां तक पहुंच चुकी है बच्चे, इस पॉइंट तक। तो अब इस म्यू से मैं ये कैसे निकालूंगा, मैं आपको बताता हूँ। एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, उस ट्राइंगल के अंदर अगर ये एंगल थीटा है और टेंजेंट ऑफ थीटा अगर म्यू के बराबर है, तो इस ट्राइंगल के हिसाब से ये म्यू अपॉन 1 कहां पर होना चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस। अगर म्यू हमारे पास टेंजेंट थीटा के बराबर है तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा म्यू बाई 1, और ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया म्यू और बचे बेस आपके पास 1 आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट थीटा म्यू के बराबर हम डिराइव कर चुके हैं। तो अब बताओ परपेंडिकुलर किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ म्यू प्लस। अब इस ट्राइंगल में से कोई बच्चा कॉस थीटा निकाल कर बता सकता है मुझे, शाबाश बताओ, कोई बच्चा मुझे कॉस थीटा निकाल कर बता सकता है, बिल्कुल बताओ। इस ट्राइंगल में से कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 प्लस म्यू प्लस। सो देयरफॉर ये जो आपके पास इंसेक्ट है ये कितनी हाइट तक पहुंच जाएगा, आर 1 माइनस कॉस थीटा, आर कॉमन निकल गया, कॉस थीटा किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ म्यू प्लस। ये हमारे पास इस हाइट तक पहुंच जाएगा। लग गया पता बच्चे क्वेश्चन, लग गया पता क्वेश्चन, लग गया, क्योंकि आईआईटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए बच्चे आप पढ़कर मुझे बता दीजिएगा। और कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चे, ठीक है, क्लियर है बच्चे वाली चीज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा हमारे पास आर्टिकल है जिसको बच्चे हम बोलते हैं एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। एंगल ऑफ द फ्रिक्शन, what is the angle of friction? The angle of the friction is the angle made between angle made between angle made between the angle made between the आपके पास net contact force net contact force net contact force with the net contact force with the normal reaction।
with the normal reaction, with the normal reaction, with the normal reaction, angle of friction. अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी सरफेस के ऊपर प्लेस कर देते हो, आपने इसको इसके ऊपर प्लेस कर दिया, नेक्स्ट वन, जब हमने इसको इस सरफेस के ऊपर प्लेस कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आता है, हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स आती है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, और नेक्स्ट इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास क्या होती है, नेट कांटेक्ट फोर्स हो जाती है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास क्या आ जाती है, नेट कांटेक्ट फोर्स। जो नेट कांटेक्ट फोर्स है ये आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स प्लस नॉर्मल रिएक्शन का वेक्टर सम है, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो अंडर रूट ऑफ, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, एन और एफ के अंदर 90 डिग्री का एंगल है, म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस ऑफ एन स्क्वायर, तो एन बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये नेट कांटेक्ट फोर्स है, ये नेट कांटेक्ट फोर्स है या सिंपल कांटेक्ट फोर्स है। और ये कांटेक्ट फोर्स का एंगल अगर आप नॉर्मल के साथ बनाते हो ये वाला, इसको बच्चे हम यहां पर क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज नोन एज टू बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फाई से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज डिनोटेड बाय द एंगल फाई, दिस इज डिनोटेड बाय द एंगल फाई, हम इसको एंगल फाई के साथ डिनोट करते हैं। रिमेंबर ये जो फ्रिक्शन है ये इस वक्त लिमिटिंग होती है म्यू एस इंटू एन। सो यहां पर अब ध्यान से समझना, हेयर यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है, अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, ट्राइंगल ओ ए एंड बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी आपके पास टेंजेंट ऑफ फाई किसके बराबर है, दिस इज ए बी अपॉन ओ बी, ए बी किसके बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, तो टेंजेंट ऑफ फाई किसके बराबर आ गया बच्चे हमारे पास, म्यू एस इंटू एन, और नीचे भी एन तो ये कैंसिल आ जाएगा, देयरफॉर द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन इज गिवन बाय टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू एस। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके इनवर्स है, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन के टेंजेंट इनवर्स के बराबर, दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू एस, और म्यू एस यहां पर क्या है बच्चे, शाबाश बताओ, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ, दिस इज द बिल्कुल कोएफिशिएंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान है। नेट कांटेक्ट फोर्स क्या है पहले तो इसको समझना, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन नेट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में बनता है। नेक्स्ट वन, एंगल ऑफ रिपोज, नेक्स्ट वन द एंगल ऑफ रिपोज, नेक्स्ट वन द एंगल ऑफ रिपोज, द एंगल ऑफ द रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज बच्चे हमारे पास क्या, the angle of inclined plane, the angle of the inclined plane, the angle of the inclined plane जो कि रफ है, जो कि बच्चा हमारे पास यहाँ पे रफ है, the angle of the inclined plane which is rough, जो कि बिल्कुल हमारे पास रफ, the angle of the inclined plane जो कि हमारे पास रफ है, at which जिसके ऊपर an object, an object, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, an object placed develops impeding motion, यानी कि बॉडी कभी भी चल सकती है, impeding motion जहां पर ये impeding motion को डेवलप कर देता है उसको आप एंगल ऑफ रिपोज बोल देते हो, ये लैम्डा से डिनोट हो जाता है। हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन आ गया, और हमारे पास ये रफ है आपके पास, और यहाँ पर मेरे पास ये एंगल आपके पास आ गया लैम्डा। इसके ऊपर हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, इसके ऊपर नीचे की तरफ को फोर्स कौन सी लग रही है, शाबाश बताओ,
mg साइन ऑफ थीटा। ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन। नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, mg cos ऑफ थीटा। और इस सिचुएशन में ये बॉडी कभी भी चल सकती है, मोशन इंपीडिंग है, तो पीछे की डायरेक्शन के अंदर हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर है, म्यू एस इंटू एन के बराबर है। और एन किसके बराबर है, mg cos थीटा। क्योंकि मोशन इंपीडिंग है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, अगर मोशन, ये गलत लिख दिया मैंने थीटा, यहाँ पर लैम्डा आएगा, यहाँ पर लैम्डा और ये भी लैम्डा, क्योंकि ये लैम्डा। तो यहाँ पर मेरे पास ये आपके लिए क्या चीज आ गई बच्चे, लैम्डा आ गया। सो वी हैव दिस एज द लैम्डा, ये लैम्डा और ये भी हमारे पास लैम्डा। नेक्स्ट, क्योंकि मोशन इंपीडिंग है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, mg साइन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। और n मेरे पास किसके बराबर है, n बताओ मेरे पास किसके बराबर है, यहाँ पर म्यू एस इंटू एम जी इंटू कॉस ऑफ लैम्डा। तो mg से आपकी mg कैंसिल, तो बताओ टेंजेंट ऑफ लैम्डा, एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर है, म्यू एस। और लैम्डा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ क्या आ गया, शाबाश बताओ। तो मुझे क्या चीज पता लगी, शाबाश बताओ। आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है, जरा बताओ, टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू। और हमारे पास लैम्डा भी किसके बराबर है, शाबाश बताओ, टेंजेंट इनवर्स ऑफ म्यू। तो क्या चीज पता लगी, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये दोनों आपस के अंदर क्या सेम। तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये दोनों के दोनों आपस के अंदर क्या बच्चे, सेम। ये हमारे पास बच्चे, हमारे पास सेम। और इस वजह से बच्चे हम यहाँ पर बोलते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टीचर कुछ भी दे दे, ये होता किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स म्यू। तो ये हमारे पास दो पैरामीटर्स और है फ्रिक्शन के। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर बोला जाता है व्हाई द फ्रिक्शन इज नेसेसरी। आपके पास बोला जाता है फ्रिक्शन इज अनेसेसरी, या फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक नेसेसिटी है, रीजन कोई बच्चा बता सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हम चीजों को होल्ड कर पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम चीजों को होल्ड कर पाते हैं, पकड़ लेते हैं चीजों। बच्चा हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से हम वॉक कर पाते हैं, बच्चे जो वॉक कर पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से जो मशीन होती है बच्चे, जो मशीन होती है बच्चा हमारे पास, वो आपके पास क्या करती है, ग्रिप बनाकर ट्रेवल करती है, आप ग्रिप बना पाते हो। मशीन के अंदर जो लीवर्स होते हैं वो एक दूसरे में ग्रिप बना देते हैं, लीवर की ग्रिपिंग हो जाती है। तो फ्रिक्शन हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होल्ड करना, चलना, मशीन्स का काम करना बच्चे हमारे पास, या फिर बच्चे हमारे पास, हम मान लिया जाए बच्चे हमारे पास नेल्स बहुत सारे, कील, नेल कैन फिक्स इनटू द वॉल, ये भी बच्चे हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन एक बहुत नेसेसिटी है, आप चीजों को होल्ड नहीं कर पाओगे, आप अपने कपड़ों को सिल नहीं पाओगे बच्चे आपके पास, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की नेसेसिटी है बच्चे हमारे पास ही है, होल्ड करना, वॉक करना, मशीन की ग्रिपिंग हो पाती है डिफरेंट पार्ट्स की, नेल कैन बी फिक्स्ड इनटू द वॉल्स। और क्या बच्चे, आप मोबाइल फोन को पकड़ सकते हो, मोबाइल फोन चला सकते हो, मतलब कि न्यूमरस है आपके पास। और जो बच्चे आपके पास कार ट्रेवल करती है ऑन रोड, ये भी बच्चा हमारे पास कार ट्रेवल ऑन रोड, ये भी हमारे पास फ्रिक्शन की नेसेसिटी है, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन बच्चे फ्रिक्शन ईवल भी है, बताओ कैसे फ्रिक्शन ईवल है, बताओ फ्रिक्शन कैसे ईवल है। पहली बात, फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, वेयरिंग एंड टीयरिंग हो जाती है। चीजें बच्चे वियर और टीयर, मतलब कि आपके बाइक का जो पहिया बच्चे वो घिसना शुरू हो जाएगा, आपका जो बाइक है बच्चे उसका पहिया घिसना शुरू हो जाएगा, चप्पल घिस जाती है, चप्पल फट जाती है, कपड़े फट जाते हैं बच्चे ड्यू टू द फ्रिक्शन, वेयरिंग एंड टेयरिंग। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास है, फ्रिक्शन क्यों ईवल है बच्चे हमारे पास, इसको हम समझते हैं। हमारी जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी होती है बच्चे, ये उसको डिसिपिएट कर जाता है, ये बच्चे आपके एनर्जी को डिसिपिएट यानी कि एनर्जी को वेस्ट कर देता है बच्चे, वेस्ट कर देता है हमारे पास एनर्जी को। इससे बच्चे हमारे पास सिस्टम लेस एफिशिएंट बन पाता है, हमारे पास जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, लेस एफिशिएंट है बच्चे। आप ये समझो कि जो कार्स हैं उन कार्स को स्ट्रीमलाइन इसलिए बनाया जाता है
ताकि बच्चे हवा की फ्रिक्शन कम लगे। आपके फ्यूल का 60% तो बच्चे सिर्फ फ्रिक्शन को एनकाउंटर करने में लग जाता है, जमीन की और हवा के बच्चे, तो सिस्टम एफिशिएंट नहीं रहता। फ्रिक्शन ईवल है बच्चे, वेयरिंग एंड टेयरिंग, और बहुत सारे केसेस हैं यार जिससे आप पता लगता है कि फ्रिक्शन हमारे पास ईवल है, लेकिन फ्रिक्शन जरूरी भी है। अगर एनर्जी डिसिपेट हो रही है तो भाई मशीन ग्रिप भी तो बनाती है। अगर लेस एफिशिएंट है बच्चे तो कार से आप चल भी तो पाते हो। वेयरिंग एंड टेयरिंग है तो बच्चे जो चप्पल है वो आपको चलने में हेल्प भी तो करती है। तो बहुत सारी चीजें, तो इस वजह से ये बोला जाता है कि जो फ्रिक्शन है वो आपके पास क्या है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल। जो फ्रिक्शन है बच्चे वो हमारे पास एक नेसेसरी इवल है। क्यों बच्चे? तो आप बोलोगे भाई ये जरूरी है इन सारे कामों के लिए। खाना कैसे खा पाते हो? फ्रिक्शन है। बहुत सारी यार चीजें, हाँ अगर आप लिखने आओ तो लिखते जाओगे कि फ्रिक्शन इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है, और इवल है तो भी हजारों चीजें लिखोगे। अच्छा, इससे चीजों को होल्ड कर पाते हैं, पर हमारी एनर्जी भी तो चली जाती है। आप एक बात बताओ, जब आप कोई भी पेन वगैरह लेके आते हो उस पर कुछ लिखा रहता है, लेकिन जैसे यूज करते रहते हो वो जो अक्षर होते हैं वो कैसे मिट जाते हैं? वेयरिंग एंड टेयरिंग है। लेकिन अगर वो अक्षर मिट रहे हैं बच्चे, तो बच्चे ग्रिप की वजह से मिट रहे हैं। फ्रिक्शन ग्रिप भी तो बनवा रही है। तो फ्रिक्शन नेसेसरी भी है इन वजह से और ईवल है इन वजह से, लेकिन ये दोनों चीजें हमको चाहिए। फिर बच्चे हमारे पास यहां पर आ जाता है बच्चे, विच इज कॉल्ड द मेथड टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। क्या क्या हो सकता है? मेथड टू डिक्रीज द फ्रिक्शन, मेथड टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। चलो कोई बात नहीं, ये अब लास्ट पॉइंट रह गया बच्चे, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे बच्चे। ये नेक्स्ट पॉइंट रह गया और ये लास्ट पॉइंट है, चैप्टर आपका वाइंड अप हो गया। तो नेक्स्ट के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये पॉइंट है 2 से 4 ये हम कर लेंगे खत्म, और उसके बाद हम सर्कुलर मोशन शुरू कर देंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन भी अब 3 दिन का टॉपिक रह गया। तो अब टॉपिक छोटे छोटे आएंगे बच्चे, और इसके लिए आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दोबारा से पढ़कर देखना। चलिए बच्चे, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके।